स्वागत है तुम्हारा उज़ुमाकी मांगा सीरीज के एक नए चैप्टर में। और अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वरना तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हो। तो वक्त न बर्बाद करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उज़ुमाकी चैप्टर 13 द हाउस। चैप्टर की शुरुआत में कीरी हमें बताती है कि कई दिन पहले कोरोजो शहर तूफान की वजह से तबाह हो गया था और सबसे ज्यादा तबाही शहर के बीच हिस्से में हुई। ड्रैगन फ्लाई तालाब के आसपास के सभी घर मलबे में तब्दील हो गए, जिसमें हमारा भी घर शामिल था। उस तूफान को तालाब ने एक मैग्नेट की तरह अपने अंदर खींच लिया। किसी चमत्कार की वजह से मेरा परिवार बच गया, लेकिन हमें रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कीरी की फैमिली एक अधिकारी के साथ अपने नए घर को देखने जा रही होती है। वो अधिकारी उन्हें एक रो हाउस दिखाता है, लेकिन कीरी की मॉम उस घर में रहने से मना कर देती है। तभी मिस सो चिल्ला कर कहता है, क्या आपने इस घर के बारे में नहीं सुना है? हो सकता है कि ये बात मैंने पहले भी कही हो। कोरोजो शहर के पास हमेशा से रो हाउसेस रहे हैं। इनमें से कई घरों को लोगों ने सदियों से छोड़ दिया है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी लोग रहते हैं। जो अजीब घर तीसरी गली में है, कहा जाता है कि वो घर मॉन्स्टर का इलाका है। वो रात में बाहर निकलता है और कहा जाता है कि उसने पड़ोसियों के कुत्तों को मार कर खा लिया है। वो अधिकारी मिस सो से कहता है, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। कीरी की मॉम कहती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, बस हमें इस कूड़े खाने में नहीं रहना है। फिर अधिकारी उनसे कहता है, मुझे माफ करिएगा, पर शहर में बेघर लोगों के लिए यही घर अवेलेबल है। अधिकारी उन्हें बताता है, मकान की मरम्मत करा दी गई है और बिजली भी लगवा दी गई है और हमने टॉयलेट्स भी बनवा दिए हैं। यहाँ घर जैसी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर 3 कमरे हैं, जिनमें से 2 में पहले से लोग रहते हैं। बाकी के सभी घरों में उस डिजास्टर से पीड़ित लोग भरे हैं। और अगर आप दूसरा घर देखना चाहती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो घर बहुत बकवास होगा। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कीरी का परिवार उस घर में रहने लगा है। तभी कीरी को चूहों की आवाज सुनाई देती है। कीरी की मॉम चूहों की आवाज सुनकर कहती हैं, ये भयानक है, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। उन्होंने मरम्मत के नाम पर दीवारों के छेदों को बंद करा है। तो क्या हुआ अगर हमारे पास बिजली है लेकिन पानी तो नहीं है? कीरी अपने डैड से पूछती है, अगर इस जगह पर बिजली और पाइपलाइन नहीं थी तो आपके हिसाब से ये घर कब बनाया गया होगा? कीरी के डैड जवाब देते हुए कहते हैं, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर मैंने सुना था ये 19वीं सदी से पहले बनाया गया है। कीरी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ये घर इतना पुराना है। फिर मिस सो कहता है, अगर ये घर हॉन्टेड हुआ तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, ये घर मुझे डराता है। कीरी के डैड मिस सो से कहते हैं, रोना बंद करो और शुक्र बनाओ कि हमारे सर पर छत है। मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे मलबे में से कुछ सामान निकालना है। कीरी की मॉम उनसे कहती है, मैं बाद में आपके साथ आऊंगी, पहले मैं हमारे नए पड़ोसियों से मिल लेती हूँ। कीरी और मिस सो, तुम भी मेरे साथ चलो। वो लोग जाकर अपने पड़ोसियों से मिलते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका पहला पड़ोसी एक लड़का था जिसका नाम वाकाबायाशी था। वो लड़का उनसे कहता है कि आपको अपने अगले दरवाजे वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, वो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। वो बिना परमिशन के तूफान से बहुत पहले इस घर में आ गए थे। लेकिन कीरी की मॉम फिर भी उस घर पर नॉक करती हैं, पर वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता है और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है। फिर सीन बदलता है और हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। मिस सो अपनी माँ से कहता है, मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर अगले घर में रहता है। मिस सो की माँ कहती हैं, ऐसी बेवकूफों वाली बातें मत करो, वो तुम्हें सुन लेंगे। कीरी के डैड को अपने पैरों में दर्द होता है। वो देखते हैं कि उनके पैर पर एक स्पाइरल का निशान है। कीरी ये देखकर हैरान हो जाती है। कीरी के डैड को लगता है कि वो निशान एक मसा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान कीरी को दीवार के छेद में से घूर रहा है। फिर उसी रात उन्हें घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर कीरी की आंख खुल जाती है। वो अपनी मॉम से पूछती है, ये आवाज कैसी है? ये किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज लग रही है। फिर मिस सो कहता है, ये वही मॉन्स्टर है, गौर से सुनो, ये आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आ रही है, उस कमरे से जहाँ पर स्वाटर्स रहते हैं। फिर सीन बदलता है और हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। कीरी घर की सफाई कर रही थी, तभी वाकाबायाशी उससे बात करने के लिए आता है। वो कीरी से पूछता है, क्या तुमने कल रात की वो आवाज सुनी थी? ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उस घर के लोगों की थी। मुझे अधिकारी ने बताया था कि वहाँ पर कौन रहता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता है। उसके बेटे की हालत गंभीर है, इसी मारे वो दर्द से रो रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उसे कौन सी बीमारी है। वो बूढ़ी औरत किसी को भी उससे मिलने नहीं देती है। उस औरत का कहना है कि उसका बेटा बीमारी की वजह से डिफॉर्म हो गया है और वो काफी बुरा दिखता है। उस लड़के के बारे में अफवाहें हैं कि वो एक मॉन्स्टर है। वो दोनों उस औरत की बात कर ही रहे थे कि तभी वो औरत वहाँ पर आ जाती है। उस औरत ने अपने आप को पूरी तरीके से ढका हुआ था। वो अपने बेटे के कपड़े सुखा रही थी और अगर तुम देखोगे तो तुम्हें उन कपड़ों में कई
सारे होल दिखेंगे। इस चीज के बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। वो औरत कपड़े सुखाते हुए नीचे गिर जाती है। कीरी उस औरत की मदद करती है। तभी कीरी की नजर उस औरत के हाथ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उस औरत के हाथ पर कई सारे छोटे छोटे सींग थे। वो औरत जल्दी से उठकर अपने घर में वापस चली जाती है। फिर सीन बदलता है और हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है। कीरी की फैमिली को फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिस्सू कहता है वो मॉन्स्टर फिर से चीख रहा है। कीरी मिस्सू से कहती है ये अलग आवाज है, ये उस बूढ़ी औरत की आवाज है, वो रो रही है, शायद वो किसी मुसीबत में है। कीरी भागते हुए उस बूढ़ी औरत के घर में जाती है। वो उस औरत से पूछती है क्या आप ठीक हैं? वो औरत कीरी से कहती है मेरा बेटा मर गया है। कीरी उसके बेटे के कमरे के अंदर जाती है और उसकी हालत देखकर कीरी हैरान हो जाती है। फिर सीन बदलता है और कीरी हमें बताती है कि हॉस्पिटल के लोग उसके बेटे की डेड बॉडी को ले जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को अपनी निगरानी में रख लेते हैं, क्योंकि वो उस औरत की स्किन की बीमारी के बारे में जानना चाहते थे। उनका बेटा भी उसी बीमारी की वजह से मरा था। वाकाबयाशी कीरी से उस औरत के बेटे की हालत के बारे में पूछता है कि वो कैसा दिखता था, पर कीरी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। फिर भी वाकाबयाशी कीरी के पीछे पड़ जाता है, पर कीरी फिर भी उसे कुछ नहीं बताती है। फिर सीन बदलता है और हमें बताया जाता है कि दूसरा तूफान जापान की तरफ आ रहा है। फिर कीरी अपनी फैमिली को बताती है कि उसके पैरों में भी कई सारे मसे हैं। ये सुनकर मिस्सू कहता है मेरे हाथों में भी हैं और ये बहुत दर्द कर रहे हैं। फिर कीरी की मॉम भी कहती हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिर कीरी के डैड घर वापस आते हैं और अपनी फैमिली को बताते हैं वो मसे मेरी पूरी बॉडी में फैल गए हैं। दीवार के पीछे से फिर से कोई कीरी को देख रहा था और वो कोई नहीं बल्कि वाकाबयाशी था। वाकाबयाशी हंसते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं है, जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हूँ। कीरी तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। वाकाबयाशी देखता है कि उसके हाथों पर भी छोटे छोटे सींगे निकल आई हैं और दूसरी तरफ कीरी के डैड दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर कीरी उन्हें बताती है ऐसी ही चीज मैंने उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे के शरीर पर देखी थी, ये कोई मसा नहीं है, ये उनकी बीमारी है जो हम तक भी फैल गई है। मिस्सुआ उनसे पूछता है तो हम क्या करें, क्या हम भी मर जाएंगे बिल्कुल उसके बेटे की तरह? कीरी के डैड कहते हैं हम इस तूफान में मदद के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। कीरी की मॉम कहती है तो हम क्या कर सकते हैं, शायद हमारे पड़ोसी हमारी मदद करें। कीरी की मॉम वाकाबयाशी को आवाज़ लगाती हैं। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि तूफान काफ़ी तेज़ हो गया है और दूसरी तरफ कीरी के डैड को बहुत दर्द हो रहा था और उनकी वो अच्छी बीमारी वो और भी बढ़ गई थी। कीरी ये देखकर बाहर मदद मांगने के लिए जाने लगती है। तभी मिस्सू चिल्लाकर कहता है उधर देखो वो क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दीवार में से कई सारी सींगें बाहर आ रही हैं। फिर उस दीवार को तोड़कर उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वाकाबयाशी था। वो अजीब सी बीमारी उसकी बॉडी में फैल गई थी। वाकाबयाशी को एक चूहा दिखता है और वो उस चूहे को पकड़कर खा जाता है। फिर वाकाबयाशी कीरी पर हमला कर देता है और इस पैनल की आर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मूविंग ऑन, कीरी की मॉम कीरी से कहती है जल्दी भागो कीरी। कीरी बाहर भागने की कोशिश करती है पर बाहर वो तूफान बहुत खतरनाक हो गया था। वाकाबयाशी कीरी के काफी करीब पहुंच जाता है और वो उसे खाने ही वाला था कि तूफान की वजह से एक उड़ते हुए पेड़ की लकड़ी वाकाबयाशी के गर्दन में घुस जाती है और वो वही मर जाता है। फिर कीरी हमें बताती है उसके फौरन बाद दूसरा तूफान भी ड्रैगन फ्लाई तालाब के अंदर समा गया और हम रेंगते हुए उस रो हाउस से बाहर निकल गए और वो मसे या वो जो भी थे वो भी चले गए और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और मुझे माफ करना कि मैंने वीडियो काफी दिन बाद अपलोड करी है, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।